गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमको पता है कि प्रीलिम्स हमारा बहुत नज़दीक है और तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ओके, जिसके लिए मैं करंट अफेयर के सीरीज लेके चल रहा हूँ और मैं ट्राई करूंगा कि लास्ट 6 मंथ में जो भी प्रीलिम्स के रिलेटेड या यूपीएससी प्रीलिम्स या स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं इस सीरीज में कवर करने वाला हूँ। ओके, और आज फोर्थ सेशन है करंट अफेयर सीरीज का। ओके, देख लेते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, ये 6 मंथ करंट सीरीज है और टुडे इज द फोर्थ डे। ओके, द टुडे टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर गाइस, वो आज का है। फर्स्ट पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट डे के बारे में जो कि वर्ल्ड फूड डे है। ओके, और कुछ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स भी हैं, उन सबके बारे में देखेंगे कौन कौन से रिपोर्ट जनरेट होती है। फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे। ओके, फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल के यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। फिर कोल के बारे में पढ़ेंगे। फिर बुद्धिस्ट कैनन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ओके, फिर आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, गति शक्ति क्या है। फिर सीरो सर्वे कौन कराता है, कहाँ पे हुआ है, क्यों होता है, क्या होता है। ओके, फिर टीबी के बारे में पढ़ेंगे, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ओके, और फिर कुछ टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे तमिलनाडु में। ओके, और फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड देखेंगे। ओके, कि ये क्या है, किसके अंतर्गत आती है, क्या काम करती है। ओके, और कहाँ पे पहला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेटअप किया गया था। ओके, कॉर्नेलियन प्रीवियस लाइक पास्ट में कहाँ पे स्टार्टेड हुआ था। ओके, इन द हिस्ट्री में। ओके, फिर कुछ इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट देखेंगे। फिर निहंग क्या है, कौन है ये लोग। ओके, फिर एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट का स्कीम्स है सफर, वो क्या है। और फिर स्वर्णिम विजय दिवस कब मनाया जाता है। ओके, ये इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं गाइज। अगर आप इस सबको कवर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट ये कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से न्यूज में रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि यूपीएससी के एग्जाम्स में या स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल द टॉपिक वन बाय वन गाइस। ओके, तो फर्स्ट हम लोग लेके चलते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में जो कि वर्ल्ड फूड डे है। ओके, वर्ल्ड फूड डे। ओके, वर्ल्ड फूड डे ये कब मनाया जाता है गाइस, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। ओके, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, वर्ल्ड फूड डे। ओके, इसके बाद गाइस एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ। ओके, ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है गाइस। ओके, ये क्या करती है गाइस, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसके लिए रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, तो ये आप देख लेना, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। ये किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। ओके, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है पब्लिश की जाती है। इन सब के अलावा गाइज एक छोटा सा टॉपिक था गाइज, कभी कभी यूपीएससी तो नहीं पूछेगी, बट हाँ स्टेट पीएससी के छोटे 1 नंबर है 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है ऐसे एग्जाम्स। ओके, ऐसी चीजें छोटे मोटे क्वेश्चन। डायनामाइट, डायनामाइट क्या है गाइज, एक तरह का बम है। ओके, ये किसके द्वारा गाइज स्टैब्लिश किया गया था, तो ये अल्फ्रेड नोबेल की वजह से किया गया था। ओके, नोबेल की वजह से, अल्फ्रेड नोबेल की वजह से गाइज, ये की वजह से नहीं, इन्होंने जो है डायनामाइट की खोज की थी। ओके, फर्स्ट टाइम में। ये कौन अल्फ्रेड नोबेल है गाइज, इन्होंने, अगर मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊं तो गाइज जब इन्होंने डायनामाइट की खोज किया, ओके, अराउंड 1800 के कुछ, अराउंड 1870-80 के राउंड में। ओके, तो इससे कि बहुत ज्यादा तबाही आ गई। ओके, तो लाइक जहां भी फटता था तो तबाह कर देता था, लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इनको बहुत दुख हुआ कि मैंने इससे ऐसी चीजों को क्यों खोज किया। ओके, इसकी इन सब चीजों की वजह से गाइज इन्होंने क्या किया कि 1895 में इन्होंने क्या किया कि नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट कर दिया। ओके, जिसमें गाइज केमिस्ट्री में दिया, फिजिक्स में दिया। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक्स में दिया, बाद में इकोनॉमिक्स में दिया गया। उसके बाद पीस प्राइज दिया गया, नोबेल पीस प्राइज। ओके, तो बहुत सारे नोबेल प्राइज इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया है, इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। ओके, आई होप कि ये क्लियर है आप लोग को। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके दोस्तों, आप सबको फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ना लाइक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और बहुत सारे एग्जाम्स में, और आपको एज ए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये, बट आपके पर्सनल लाइफ में भी इसको आपको पता होना चाहिए कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है वो चीजें देखते हैं। ओके, पहली बात तो गाइज ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है। ओके, यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है।
ओके, 3 तरह की बॉडी होते हैं गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी। ओके, सो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी बॉडी है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी बॉडी होती है गवर्नमेंट की जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया। स्टैच्यूटरी बॉडी ऐसी बॉडी होती है गाइस जो कि संविधान में या फिर संशोधन करके या फिर किसी एक्ट के द्वारा पास करके वो लॉ बनाया गया है, उसको जो है हम लोग बोलते हैं कौन सी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी। ओके, तो ये 3 बॉडी। तो ये जहाँ फाइनेंस कमीशन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, इसका पर्पज क्या है गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन क्यों बनाई जाती है और फिर इसका पर्पज क्या है, एलोकेशन ऑफ सर्टेन रेवेन्यू या फंड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि ये फाइनेंस कमीशन जो है रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट की पूरी रेवेन्यू हो, इंडिया की जो रेवेन्यू है, इंडिया के जो फंड्स हैं उसको एलोकेट करती है। कुछ पैसे जो है स्टेट को देती है, कुछ पैसे जो है सेंटर को देती है। ओके, समझ में आ गया, कुछ पैसे स्टेट को, सेंटर को डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ओके, ये कब स्टैब्लिश किया गया था गाइस, ये 1951 में स्टैब्लिश किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। किस आर्टिकल के तरह रखा गया है, ये आर्टिकल 280 के तरह के अंतर्गत रखा गया है। ओके, याद रखना कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत रखा गया है, 1951 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फाइनेंस कमीशन का की नियुक्ति जो है, जो फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करते हैं गाइस, और कितने साल के लिए करते हैं, ये 5 साल के लिए। ओके ओके, तो 5 ईयर के लिए फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति होती है। ओके गाइस, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी फाइनेंस कमीशन के बारे में। ओके, सो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन का पर्पज है कि एलोकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टेट और सेंटर के बीच में। ये स्टैब्लिश किया गया था 1951 में, आर्टिकल 280 के अंतर्गत। प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस कमीशन को 5 ईयर के लिए जो है इसको क्या करती है, नियुक्त करती है, या फिर उसको कंसीडर लगता है कि नहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो वो सारी चीजें प्रेसिडेंट कर सकता है। ओके, इतना थी। अब देखते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन 1 2 3 4 5 6 जो भी चल रहा है अभी, लेकिन करंट में हमारे 15th फाइनेंस कमीशन है। ओके, तो जो पहला 5वां कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंस कमीशन है जो कि हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जो 15th फाइनेंस कमीशन था वो किसके द्वारा हेड किया गया था, महावीर त्यागी के द्वारा 1968 में। ओके, तो इन्होंने क्या किया था गाइस, 15th फाइनेंस कमीशन ने इन्होंने सर ये रिकमेंड लिखा है। ओके, इन्होंने रिकमेंड किया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ओके, किसको किसको, जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, सिक्किम को, त्रिपुरा को, आंध्र प्रदेश को, असम को, मेघालय को, नागालैंड को, मणिपुर को, मिजोरम को, इन सारे स्टेट को इन्होंने क्या किया था, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है दिया था। ओके, तो इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का मतलब है कि इनको अलग से फंडिंग वगैरह जो भी अलग से सब कुछ मिलती थी। ओके, लेकिन जब गाइस याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाईबी रेड्डी ने जब 14 फाइनेंस कमीशन आया वाईबी रेड्डी के द्वारा, ये क्या किया, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था गाइस उसको एबॉलिश कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। और इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में कुछ स्पेशल उनको मिलता था, अलग से मिलती थी जो अदर स्टेट को नहीं मिलती थी, इन्होंने क्या किया कि सबका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हटा दिया इन्होंने। और फिर क्या किया कि उन्होंने इंक्रीज कर दिया शेयर को। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सीधे 32% शेयर से 42% शेयर इंक्रीज कर दिया। ओके, शेयर का मतलब है स्टेट में अमाउंट। ओके, पहले 32%, अगर 100% मान लो 32% स्टेट को दिया जाता था और बाकी के रेस्ट सेंटर लेती थी। लेकिन अभी क्या है, रेवेन्यू जो है 42% जो है स्टेट को दिया जा रहा है, बाकी रेस्ट सेंटर ले रही है। ओके, लेकिन अभी 14 के बाद जब 15 फाइनेंस कमीशन, अभी कौन है 15 का, एनके सिंह, इनकी कार्यकाल कितनी है 2020 से 2021 तक की। ओके, 2021 तक की। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या किया, फाइनेंस कमीशन को जो रिड्यूस कर दिया, सॉरी जो शेयर का जो रिड्यूस कर दिया 21%, सॉरी 42% से 41%। ओके, तो 1% इन्होंने कहाँ लिया गाइस, जब फाइनेंस कमीशन ने जब शेयर का एलोकेशन, लाइक फंड का एलोकेशन कर रहे थे स्टेट और सेंटर के बीच में। ओके, तो 14 ने तो 42% कर दिया था, लेकिन जब 15 फाइनेंस कमीशन आया तो इन्होंने 42 से 41% कर दिया। और 1% क्या बोला, क्योंकि 2020 के बाद आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो है आर्टिकल 370 हटाया गया और फिर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है गाइस एक यूनियन टेरिटरी बन गई। ओके, यूनियन टेरिटरी बन गई गाइस, तो इन्होंने क्या किया कि 1% जो है अमाउंट जो है जम्मू एंड कश्मीर को दे दिया गया। ओके, इसलिए 41%, अभी स्टेट की शेयर कितनी है 41% फंड में शेयरिंग होती है। ओके, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया फाइनेंस कमीशन का। ओके, पूरा डिटेल में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके,
तो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है गाइज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं, जाकर के सर्च करना गूगल पे। अभी लेटेस्ट में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है COP26, ओके, वो कहाँ पे हुई है और हमारे मोदी गवर्नमेंट ने, जो मोदी जी ने वहां पे कौन कौन से वादे जाकर किए, ओके। और कार्बन इमिशंस जो है गाइज, लाइक कार्बन इमिशंस कब तक गवर्नमेंट खत्म करेगी, या फिर जीरो कार्बन इमिशन कब तक खत्म करेगी, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। उसके बाद हमारी जो है रिन्यूएबल एनर्जी में जो है हमारी कितना टारगेट है 2030 तक का, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस आप जाके पढ़ लेना कि जो अभी लेटेस्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से जो है प्रोमिसेस किए हैं वहां पे, ओके। तो ये चीजें आप देख लेना। बट याद रखना कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी गाइज, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ओके। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके, UNFCCF, ओके, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये साइन किया गया था गाइज 1992 में, ओके। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, आल्सो नोन एज अर्थ समिट या रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस, ओके। ये जो यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज जो साइन किया 19, ये क्या है गाइस, ये मतलब कि साइन किया गया था 1992 में कि जो हमारे यहाँ जो पोल्यूशन की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए अर्थ समिट इसको बोला जाता है। अर्थ को कैसे जो है सस्टेनेबल बनाया जा सके आने वाले जनरेशन के लिए, कि जो अच्छे से सस्टेन कर सके अर्थ पे, ओके। तो इसका जो साइन किया गया था गाइज, इंडिया is one of the few countries that hosted the COP on all the 3 convention, okay। कौन कौन से 3 convention में इंडिया ने होस्ट किया था गाइज, ओके। याद रखना कि यूएनसी, ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसमें भी होस्ट किया था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओके, बायोडाइवर्सिटी में किया था लैंड में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ओके, डिजर्टिफिकेशन में भी साइन किया गया था ये, ओके। क्लाइमेट चेंज में भी किया था, और बायोडाइवर्सिटी में। क्लाइमेट चेंज याद रखना, बायोडाइवर्सिटी और लैंड, डिजर्टिफिकेशन जहाँ पे मतलब कि रेत वगैरह होती है, बालू वगैरह, ओके। डिजर्ट जहाँ पे मतलब कि कोई भी पेड़ वगैरह नहीं उगता, उसको डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं, जैसे कि रेगिस्तान हो गया, ओके। रेगिस्तान का मतलब यही, ओके। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, ओके गाइज, ये जो है कब फोर्स में आया था 1992 में, 1994 में, ओके। इसको 197 कंट्री ने रेक्टिफाइड किया है। इट इज ए पेरेंट ट्रीटी ऑफ 2015 द पेरिस एग्रीमेंट एंड इट आल्सो नोन एज द क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। तो ये सारी चीजें भी पढ़ने वाला है डिटेल से, ओके। तो ये चीज याद रखना कि इंडिया ने 3 फ्रेमवर्क साइन किए गए थे, ओके। ये जो UNFCCC है 1992 में साइन किया गया था, इसको अर्थ समिट भी बोला जाता है। इसी के बेसिस पे गाइस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो एस्टेब्लिश की गई है, और उसको हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ओके, देखते हैं। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP, ओके, इज अफेक्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की एक जो है गाइस डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ओके। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है एवरी ईयर मिलते हैं, ओके, एंड डिसाइड अदरवाइज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग हेल्ड इन बर्लिन, ओके। सब मतलब हर साल ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मिलती है, कुछ इश्यू की वजह से नहीं मिल पाते हैं। 2020 में जैसे नहीं, कोरोना की वजह से नहीं हो मिल पाए थे, ओके। ऐसे कुछ इश्यू बीच में नहीं मिल पाए थे, बट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है डिसाइड है कि एवरी ईयर मिलेंगे, ओके। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ पे मिली थी, बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में, ओके। उसके बाद गाइस जो 1997 में तो थर्ड हुआ था, इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ये क्या था गाइस, ये लीगली बाइंड डेवलप्ड कंट्री टू इमिशन रिडक्शन टारगेट, ओके। इन्होंने क्या किया कि ये मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनको बाइंड कर दिया लीगली, मतलब कि उनके ऊपर ये बोल दिया नहीं आपको करना है, इमिशन को रिडक्ट करना है। क्योंकि जो गाइस डेवलप्ड कंट्री हैं, आपको पता है वो बहुत ज्यादा इमिशंस ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू COP3 के तहत कि नहीं, आपको जो है अब इमिशन को कंट्रोल करना है, ओके। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट था 2002 में गाइस COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी न्यू दिल्ली, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, ओके। इसमें बोला गया कि जो भी हमारी डेवलप्ड कंट्री हैं, वो पुअर कंट्री या डेवलपिंग कंट्री को गाइस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, ओके। ये दिल्ली डिक्लेरेशन में बोला गया कि जब हमारी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी 2002 में, तो
इस पार्टी के कॉन्फ्रेंस में सब लोगों ने ये बोला कि हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा डेवलप्ड कंट्री से जो है पुअर कंट्री को, सो दैट ये क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन को जो है कंट्रोल कर सके। ओके, फिर कॉप 21 ये कहाँ पे हुआ था गाइस? पेरिस में हुआ था कॉप 21। ओके, 2015 में। ओके, इनको क्या बोला गाइस कि टेम्परेचर बिलो द 2.1 लिमिट द नॉट मोर देन 1.5 डिग्री, मतलब कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है गाइस उसको 1.5 जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था उससे जो है 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं। प्री इंडस्ट्रियल एरा का कब था गाइस? 1970 के बाद, राइट? 1916 के बाद जो 17 वाला सेंचुरीज थी चल रही थी उसमें। ओके, तो उस टाइम पे प्री इंडस्ट्रियल एरा था, उस टाइम का जो टेम्परेचर रहा होगा उससे नॉट मोर देन 1.5 डिग्री तक इंक्रीज करो। अगर उससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो गाइस देन इट विल बी वेरी वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज होगा, और फिर हमारे यहाँ बहुत सारी तबाही आएगी, सुनामी आएगा, भूकंप आएगा, सूखा आएगा, फायर होगी, बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे। ओके, फिर गाइस जो भी रिच नेशन है, इसी में पेरिस एग्रीमेंट में ही बोला गया, पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो पेरिस था इसी में बोला गया जो रिच कंट्री है वो $100 बिलियन जो है एवरी ईयर देंगी, फंडिंग देगी। ओके, 2020 तक। ओके, क्यों देंगी फंडिंग गाइस? क्योंकि उनको जो है क्लाइमेट ऑफ चेंज को क्या करना है, रोकना है, क्योंकि पुअर कंट्री के पास नहीं अमाउंट है, नहीं तो डेवलप कंट्री हेल्प करेगी, राइट? उसके बाद क्योटो वाइस पोलैंड में जो हुआ था 2018 में 24th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ओके, इसमें बोला गया कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ओके, मतलब कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि अपना अपना अपने हर कंट्री जो है अपने हिसाब से डिसाइड कर ले कि वो कब तक जो है इमिशन जीरो कर लेगी। इमिशन जीरो का मतलब है कि गाइज ऐसा नहीं कि कार्बन जो है आप इमिट नहीं करोगे, इसका मतलब कि आपने 100 रुपए, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आप 100 रुपए भी खर्च कर रहे हो, तो मतलब नेट कितना हुआ? जीरो हुआ, राइट? इसी प्रकार से यहाँ पे है कि अगर आपने 100 बिलियन, या मान लो कि 100 किलो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर आप रिलीज कर रहे हो तो 100 किलोवाट कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम भी करो। अब वो कैसे करोगे? फॉरेस्ट लगा करके, ओके, कुछ फिल्टरेशन लगा कर जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करे या उसको कन्वर्ट कर किसी और गैसेस में। ओके, तो ये नेशनली डिटरमाइंड प्लान था। अभी आप याद रखना कि इंडिया की कब नेट जीरो इमिशन प्लान है, कब तक का है इंडिया का, ये आपके लिए होमवर्क है, जाकर के पता करना कि इंडिया का, और ये कहाँ पे जो है और किस गवर्नमेंट ने इसको प्लीज किया था। तो अगर आप देखोगे तो गाइस ये 2018 है, तो नॉर्मल सी बात है कि गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया था। ओके, बट बीजेपी गवर्नमेंट ने मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो आप याद रखना कि कभी एग्जाम में लिखते टाइम कभी बीजेपी, भाजपा और कांग्रेस इन सब का जिक्र भी नहीं होना चाहिए वर्ड में आपको। ओके, हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखना है आपको। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइस ये 2000 अगर मैं बता दूं तो 2070 तक का अपना टारगेट है कि हम नेट जीरो इमिशन करेंगे, जितना कार्बन इमिट करेंगे उतना ज्यादा हम कार्बन जो है खत्म भी करेंगे अर्थ से। ओके, इतना समझ में आ गया? ओके, नाउ इट्स अ वेरी गुड टॉपिक गाइस। आप ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, कोल का, कोल कैसे बनती है गाइस? देखो, पहले पिट होती है। पिट मतलब कि एक लकड़ी मान लो। ओके, लकड़ी को क्या गाइस किया जाता है कि लकड़ी को जो बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में एक मतलब चेम्बर बनाते हैं गाइस। अगर मैं आपको आर्टिफिशियल अगर मैं कोल में कन्वर्ट बोलूं तो कोल का कन्वर्जन कैसे करते हैं कि कैसा चेम्बर बनाते हैं। ओके, इसमें लकड़ी जो है भर दी जाती है पूरी। ओके, पूरा, और इसमें छोटे छोटे होल्स बना दिए जाते हैं ऐसे ऐसे से, और इसी से आग लगाई जाती है। ओके, इसी से बिल्कुल आग, इससे ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है। ओके, बहुत हल्का ऑक्सीजन आता है, इसी से आग लगाई जाती है। इसमें क्या होता है गाइस, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर डेवलप पूरा क्लोज्ड होता है ये। ओके, जिससे ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, ये कोल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो ये पिट को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से जो है पिट को जो है लिग्नाइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर लिग्नाइट को जो है हाई टेम्परेचर प्रेशर से बिटुमिनस में, फिर बिटुमिनस को हाई टेम्परेचर और प्रेशर से एंथ्रासाइड में होते हैं। ओके, अगर मैं कार्बन कंटेंट की बात करूंगा तो जैसे जैसे आप इंक्रीज इधर जाओगे वैसे वैसे कार्बन जो है इंक्रीज होता है। मतलब कि सबसे कम कार्बन जो है पिट में पाई जाती है, सबसे ज्यादा एंथ्रासाइड में। एंथ्रासाइड जो है एक बेस्ट कोयला माना जाता है। ओके, बिटुमिनस जो है सेकंड डिवीजन का कोयला माना जाता है जो इंडिया में पाया जाता है। ओके, एंथ्रासाइड जो है यूएसए वगैरह में पाई जाती है गाइस। ओके, जो कि 1% है टोटल अगर आप देखोगे। ओके,
अगर मैं बात करूं लिग्नाइट और पीट कोयला को, तो जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस कि ये हमारी ब्राउन कोयला के अंतर्गत आती है और इसको हार्ड कोल के अंतर्गत आती है। ओके, लिग्नाइट 17% पाई जाती है, बिटुमिनस 30% या 52% जो है सब बिटुमिनस। ओके, इसको कुकिंग कोल भी बोलते हैं और इसको एंथ्रासाइट को जो है नो फ्लेम डोमेस्टिक ओके एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए गाइज इसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग गाइज। ओके, और ये जो लिग्नाइट वगैरह होते हैं गाइज, ओके, इसको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, सीमेंट प्लांट के लिए, इंडस्ट्रियल बॉयलर के लिए, ये सारी चीजें के लिए यूज करते हैं इसको। बट एक चीज याद रखना कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में। ओके, याद रखना कार्बन का कंटेंट हमेशा बढ़ता है जब आप पिट से जो है एंथ्रासाइड में सबसे ज्यादा कार्बन होता है और पिट में सबसे कम कार्बन होता है। ओके, पिट से ज्यादा कार्बन लिग्नाइट में होता है, लिग्नाइट से ज्यादा कार्बन बिटुमिनस में होता है, बिटुमिनस से ज्यादा कार्बन जो है एंथ्रासाइड में होती है। ओके गाइस, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ओके, थोड़ा बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं गाइस, बेसिक आइडिया लग जाएगा आपका। अगर आपने बुद्ध के बारे में कभी नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छे इंसान थे, आज दुनिया उनके पीछे घूम रही है। ओके, हमेशा ये मिड पाथ लेके चलते थे, इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब आपको लगे कि नहीं दोनों तरफ गड्ढा है, तो ये ध्यान रखना जिधर कम गड्ढा उधर कूद जाओ। ओके, तो कहा जाता है हमेशा मिडवे पाथ लेके चलो, एक बंदे को नहीं सपोर्ट करो, देखो कि आप क्या किधर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा, उधर की तरफ डिसीजन लो। ओके, तो गाइस देखो बुद्धिज्म है ये। ओके, बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था गाइस? ये शक क्लैन एक फैमिली थी जो कि कपिल वस्तु में, ओके, यहाँ पे उनकी लुम्बनी में हुआ था गाइस। ये जो लुम्बनी भी कहाँ स्थित है? इंडो नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। ओके, इन्होंने 29 की एज में गौतम बुद्ध ने अपने घर को छोड़ दिया गाइस। ओके, घर को छोड़ दिया। ओके, और इन्होंने क्या किया, उसके बाद ये चले गए तपस्या पे। ओके, कुछ 49 दिन तक कंसेक्यूटिव डे में मेडिटेशन करने के बाद गौतम बुद्ध को जो है क्या हुआ, इनलाइटमेंट जो है अटेन हुआ, जिसको बोधि बोला जाता है। ओके, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, किसके पास? एक पीपल का ट्री था। कहाँ पे था गाइस? बिहार में हुआ था। किसकी जगह? बोध गया एक जगह है बिहार में, बोध गया में इनको जो है इनलाइटमेंट या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, बुद्ध जो है फर्स्ट सरमन कब दिया था? उन्होंने पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में स्थित है। कभी आओ तो आना, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। ओके ओके ओके, उसके बाद इस जब इन्होंने पहला धर्म, इसी को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग व्हील ऑफ लॉ। ओके, ये कब मरे थे? कुशीनगर में मरे थे गाइस, जिसको बोला जाता है परिनिर्माण, महापरिनिर्माण। ओके, इसको बोला जाता है। ओके, 80 साल की एज में 483 BC का, बिफोर क्राइस्ट। ओके, 483 बिफोर क्राइस्ट में इन्होंने मरे थे। ओके, और कुशीनगर में यूपी में मरे थे। इनको मरने का स्थान पे या इनको मरने का ही बोला जाता है पर महापरिनिर्माण। मतलब कि महापरिनिर्माण का मतलब है कि जो इंसान जन्म और मृत्यु के जो है बंधन से मुक्त हो जाए। ओके, कुछ और देख लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में गाइस। ओके, इनका गौतम बुद्ध के कैनन जो है, स्क्रिप्ट जो है 2 भाषाओं में लिखी गई है, पाली और संस्कृत में। महायाना बुद्धिस्ट जो है किसमें? संस्कृत में लिखा गया है। हिनायाना बुद्धिस्ट जो है पाली में लिखा गया है। ये कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संस्कृत कैनन है पाली और संस्कृत में लिखे गए हैं, कौन सा संस्कृत में है, कौन सा पाली में है। तो ये थोड़ा सा आइडिया अगर लग जाएगा तो ये जो है 2-2 नंबर क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक। Okay, so we have a next topic guys, that is Indian Medical of Council research. Okay, so guys ये IMCR Indian Medical of Council research. okay okay, ये किसके अंतर्गत आती है गाइज? याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। ओके, ये नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट ए रेगुलेटरी बॉडी है। ओके, याद रखना है कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। ओके, Indian Council of Medical Research hosts the Clinical Registry of India. It was established in 20th July. It is a free online public record system for registration of clinical trial being conducted in India. ये जो क्लिनिकल ट्रायल पब्लिक रजिस्ट्री है गाइस, जितना भी क्लिनिकल ट्रायल है उसका पब्लिक रिकॉर्ड रखती है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप पढ़ लेना, रट लेना जैसे भी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। देखो, पहला तो याद रखना कि ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। ओके,
अगर मैं बात करूं गाइस स्नेक बाइट मतलब कि सर्प के काटने का, ओके, ये एक नेग्लेक्टेड डिजीज है, मतलब कि कोई इतना इस पे ध्यान नहीं देता है, ओके। बट अगर बात करो तो ये बहुत ही हाईएस्ट है गाइस, अदर डिजीज से ज्यादा लोग मरते हैं स्नेक बाइट से, ओके। अगर WHO की बात करें तो गाइस स्नेक बाइट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी नेग्लेक्टेड डिजीज इन ट्रॉपिकल डिजीज। कि ट्रॉपिकल डिजीज क्यों बोला गाइस, क्योंकि आप देखोगे कि जो सर्प वगैरह पाए जाते हैं ना बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं, ओके। सो गाइज ये ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आप देखोगे तो सर्प वगैरह स्नेक्स वगैरह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ओके। और उनके काटने से बहुत ज्यादा अमाउंट है लोगों की मृत्यु होती है, पर फिर भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, ओके। WHO ने गाइज इसको 2030 तक एक रोड मैप लॉन्च किया है कि जो भी डेथ हो रही है, डिसेबिलिटी हो रही है स्नेक बाइट से, उसको कैसे कम कर दें, ओके। उसके बाद 3 एक टर्म्स हैं, कभी कभी आपसे कंफ्यूजिंग में पूछ दिया जाता है, जैसे इंडेमिक का मतलब क्या था, कि कोई डिजीज का जो ट्रांसमिशन हो रहा है एक लिमिटेड एरिया के लिए हो रहा है, ओके। जैसे कि मैं बात करूं कि चलो कुछ एक वायरस आया बट वो दिल्ली में ही सीमित रह गया, तो उसको इंडेमिक बोला जाता है। एपिडेमिक बोला जाता है गाइस कि चलो ठीक है स्टेट में हो गया, दिल्ली पूरा हो गया, उधर मतलब कि हरियाणा मतलब आधे भारत में हो गया है, मतलब पूरे इंडिया में हो गया वो डिजीज, ओके। तो ये एंडेमिक हो गया, मतलब कि एक पर्टिकुलर कंटिनेंट में हो गया, थोड़े एरिया में हो गया। लेकिन गाइस पैंडेमिक का मतलब होता है कि गाइस ग्लोबल लेवल पे, एक यूरोप कंटिनेंट में, एशिया कंटिनेंट में, अफ्रीका कंटिनेंट में, अमेरिका कंटिनेंट में, इन सारे में एरिया, जैसे कि कोरोना हो गया, कोविड हो गया, कोरोना का एक पैंडेमिक है, ये सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल लेवल पे बहुत ही हाईली इंपैक्ट करता है, तो ओके याद रखना एंडेमिक, पैंडेमिक और एपिडेमिक, सॉरी एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक, ओके। लेट मी जस्ट, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक में डिफरेंस क्या है, ओके। तो ये क्लियर हो गया आपको। नाउ गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है गति शक्ति। गति शक्ति प्रोग्राम ये क्या है गाइस, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एमबीसी गति शक्ति स्कीम, एक नेशनल मास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है गाइस, जिसको मतलब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है, ओके। ये एम टू कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू ब्रिंग द डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है गाइस, जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह को कम करने के लिए, जैसे कि ट्रांसमिशन, जैसे कि एयर लॉजिस्टिक में एयर में जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह बनवाना, ठीक है, रोड वगैरह, रेलवे वगैरह, स्पीड वगैरह, तो ये जो गति शक्ति है गाइज ये इसी पे बेस्ड है कि जिससे कि सामान इधर से उधर ले जाना, ये जो इसमें कॉस्ट लगता है गाइज वो कम हो जाए, ओके। तो इसकी वजह से ये डेवलप किया गया एक मास्टर प्लान है नेशनल लेवल, ओके। तो इंश्योर द इंटीग्रेटेड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट 4 years with focus of extending the work on ground and saving the cost of creating the jobs, okay। ये गाइस कॉस्ट सेविंग, लॉजिस्टिक कॉस्ट सेविंग के लिए है, ओके गाइस। जॉब क्रिएट भी करेगा जब अगर चीजें बढ़ेंगी तो, ओके। जैसे कि डेवलप किया गया एयरपोर्ट्स, रेलवे ज्यादा डेवलप की गई, स्पीड बढ़ाया गया, रोड्स डेवलप, तो लोगों को जॉब्स मिलेंगे, ओके गाइस। अगर गौती शक्ति स्कीम विल हैव द सब्ज्यूम द 110 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन दैट वाज लॉन्च इन 2019 में गाइस, ये सारी चीज याद रखना। बट याद रखना गाइस ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जो कि नेशनल मास्टर प्लान है, ओके। कनेक्टिविटी प्लान है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है, जो उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया गाइस, ओके। सो आफ्टर दैट गाइस एक और आपको दिखा दे रहे हैं कि सीरो सर्वे क्या होती है। सीरो सर्वे का मतलब कि एक सर्वे करवाई जाती है गाइस, जैसे कि मान लो कि ये कोरोना हो गया, कोविड हो गया, ठीक है, कोविड है, कोविड-19, ओके। सो कोविड-19 क्या करता है गाइस, ये कोई इंसान है, ओके ओके, इनको कोविड-19 हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो हम जैसे कोविड-19 तो हम क्या चेक करते हैं गाइस कि ये जो इंसान है क्या इसके अंदर जो है इम्यूनिटी डेवलप हो गई, एंटीबॉडी डेवलप हो गई है जो कोविड-19 के वायरस को मार सके, ओके। तो ये कौन कराता है गाइस, ये सीरो सर्वे के थ्रू हम लोग चेक करते हैं, ओके। जैसे नॉर्मल कोई इंसान है, ओके, क्या उसके अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडी डेवलप हुई है जो कोविड-19 को या कोरोना को मार सके, तो ये सीरो सर्वे के द्वारा पता की जाती है, ओके। ये मोस्टली दिल्ली के एरिया में कंडक्ट कराया गया रिसेंटली अभी, ओके। इट हेल्प टू डिटेक्ट वेदर एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, एंटीबॉडी आर लाइकली एविडेंस ऑफ वायरस, ओके। तो गाइज अगर किसी को वायरस हुआ है तो नॉर्मल सी बात, अगर वो सेव होकर बचकर, मान लो कि मुझे कोरोना
हुआ था, एग्जैक्टली रियली ये हुआ था मुझे भी कोरोना। ओके, सो मेरे अंदर मतलब एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। तो इसका मतलब गाइस क्या हुआ कि आपके अंदर ये एंटीबॉडी अगर डेवलप हुई है तो ये क्या बताता है गाइस कि आपके अंदर भी वो ऐसी कोई चीजें आई होंगी, वायरस आया होगा जिसको आपकी जो है इम्यूनिटी जो है उसको मार करके अपने आप को उस लेवल पे स्टैब्लिश कर लिया है कि अगर उस तरह की फ्यूचर में कभी भी कोई वायरस हमारे ऊपर बॉडी पे आएगा तो हम उसको मार देंगे। ओके, तो ये एंटीबॉडी जो है डेवलप कर गई। ओके, अगर गाइस देखा जाए तो आयु के हिसाब से गाइस अगर देखा जाए तो एक दिल्ली में सर्वे कराया था, 6 से 9 साल के लिए इतना सैंपल लिया गया जिसमें पाया गया कि 264 जो है एंटीबॉडीज डेवलप हुई 64% तक। अगर 18 से 14 से, ये बहुत ही यंग एज होती है गाइस, 2005 सैंपल लिए गए जिसमें से पाया गया 1872 लोगों को एंटीबॉडी डेवलप, मतलब 98% जो है गाइस इस दोनों एज में 98% जो है एंटीबॉडी डेवलप होगी। ओके, 99% 60 से ज्यादा लोग के अंदर डेवलप होगी। ओके, तो ये सारी दिफाड़ी गाइस कि कितने लोग के एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, कितने लोग, ये एक सर्वे कंडक्ट कराया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे और देखा जाता है कि क्या इनके अंदर पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट जो कोई एंटीबॉडी डेवलप हुई या नहीं। ओके, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। टीबी, अगर टीबी की बात करें गाइस तो याद रखना इंडिया जो टॉप मोस्ट में है टीबी के मरीजों से। ओके, वर्ल्ड की 27% जो है टीबी के मरीज गाइस इंडिया में पाए जाते हैं। ये चीजें याद रखना। ये टीबी किसके द्वारा, खांसी एक तरह की आती है गाइस, ये कैसे फैलता है गाइस। मान लो कि आपको टीबी हुई है, मतलब हुई है मतलब क्या है, आपके अंदर इन्फेक्शन, आपके लंग्स में जो है गाइस इन्फेक्शन हो गया। ये इन्फेक्शन का जो बैक्टीरिया है गाइस इसको क्या बोला जाता है, माइकोबैक्टीरियम। ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एक टीबी जैसी बीमारी को जन्म देती है। ओके, ये मान लो आपके लंग्स में ऐसे टीबी के इन्फेक्शंस आ गए हैं, बैक्टीरिया आ गई है। अब वो इंसान जो है खांसी ले रहा है, स्नीजिंग कर रहा है। ओके, तो क्या हुआ, इनके यहाँ से बैक्टीरिया निकली, यहाँ से ये सारी बैक्टीरिया, और फिर ये इंसान जो है इसको इनहेल कर रहा है, सांस लेकर, सामने बात कर रहे, मैंने खांस दिया तो मेरे मुंह से जो भी बैक्टीरिया निकलेंगे सामने वाले के मुंह से, नाक से घुस जाएंगे उसके अंदर, फिर इसको हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन। इंडिया जो है मोस्ट इन्फेक्टेड टीबी पर मोस्ट इन्फेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ टीबी। ओके, सॉरी, टीबी के डिजीज से। ओके, जिसमें 27% वर्ल्ड की जो टीबी के मरीज हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। बट टीबी को जो है ट्रीट किया जा सकता है और इसको क्योर भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जिसको टीबी हो गया वो मर ही जाएगा, इसको बचाया भी जा सकता है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं टीबी के बारे में गाइस। ओके, ग्लोबल इफर्ट का है, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे जो है टीबी के बारे में क्या इनिशिएटिव लिया गया। तो डब्ल्यूएचओ ने एक ज्वाइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ग्लोबल फंड और स्टाफ टीबी पार्टनरशिप के द्वारा। ओके, कि सबको ट्रीट सभी को सेम तरह से करना है और इंड टीबी को इंड करना है। ओके, डब्ल्यूएचओ का एक रिलीज है गाइस, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिलीज रिपोर्ट। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछी जा चुकी है कि ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, पब्लिश की जाती है, तो डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिया का क्या एफर्ट है गाइस, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन बाय 2017 से 2025 तक का प्लान है। देखते हैं क्या क्या एलिमिनेट कर पाते हैं नहीं। फिर भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव, कुछ कैंपेन और कुछ योजनाएं जो है लॉन्च कर रखी हैं, जिसमें कि टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है। ओके, निक्षय पोषण योजना इन्होंने लॉन्च किया है टीबी को कम करने के लिए। ओके, ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं गाइस तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको मैं बताएं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस। ये देखना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ओके, सो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब कि बम गोला बारूद बनाने के लिए। ओके, जो भी गोला बारूद बनाना है उसमें, ठीक है। तो इंडिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो है किसके अंतर्गत आती है, याद रखना गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन है गाइस, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये आपका होमवर्क है, जाके देख लेना, वैसे बता दे रहा हूँ, राजनाथ सिंह है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, सॉरी, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। ओके, ये अम्ब्रेला है। ओके, ये गोला बारूद वगैरह बनाती है। ओके, अगर बात करें इंडिया में गाइस तो पहला जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ सेटअप किया गया था गाइस, याद रखना इसको वेस्ट बंगाल में सेटअप किया गया था। ओके, किसके द्वारा, डच कंपनी के द्वारा। ओके, 1970 12 में हुआ था, मतलब 1712 में
स्टैब्लिश किया गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डच कंपनी के द्वारा। ओके, वेस्ट बंगाल में इन्होंने क्या पहला बनाया था, गन पाउडर बनाया था, गन पाउडर फैक्ट्री सेटअप किया गया था। ओके, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ओके, नाउ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा टॉपिक है। ओके, कुछ एक न्यूज था गाइस मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में किसी वजह से। ओके, तो मैंने सोचा कि तमिलनाडु में कुछ टाइगर रिजर्व जो 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 हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो ये चारों टाइगर रिजर्व गाइस कभी कभी दे देता है कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है। यूपीएससी डायरेक्ट तो नहीं पूछेगी कहाँ पाया जाता है, हाँ, बट ऑप्शन में दे देगी कि कुछ किसी तमिलनाडु के बारे में पूछ रही है तो पूछ देगी कि ये तमिलनाडु, या नीलगिरी के बोल देगी कि ये मुद्दुमलाई जो है पार्ट ऑफ नीलगिरी या नॉट। ओके, तो ऑप्शन के जो 1 2 3 में रहते हैं गाइस, ऑप्शन ए बी सी डी, इस तरह के मैं एक एक पॉइंट करके पॉइंट में पूछ सकता है यूपीएससी, और पूछा भी है अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखो तो। ओके, अगर मैं बात करूं मुद्दुमलाई गाइस की, ये ट्राई जंक्शन कहाँ पे है, केरला, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के, और ये बायोस्फीयर रिजर्व के जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व उसका भी पार्ट है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व गाइस, ये तीनों चारों टाइगर रिजर्व गाइस तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अगर मैं इसको बात करूं गाइस तो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये मिलता है। ओके, देखते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी जस्ट अ मिनट। ओके, तो अगर मैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात करूं गाइस तो याद रखना कि यस, तो ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। ओके, ये गाइस अगर देखो तो ये यहाँ पे मिल रहा है कहीं पे, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आपको चीजें क्लियर नजर आएंगी कि ये बॉर्डर पे है। थोड़ा सा जूम करूं, ओके, तो ये कहाँ पे दिखेगा गाइस, ये बॉर्डर पे है बिल्कुल, कि ये देखो केरला है इधर, इधर ये तमिलनाडु है, और इधर ये क्या है, कर्नाटका है। ओके, ये जूम ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, फिर कभी देखते हैं इसको, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद गाइस एक और लास्ट जो आज का टॉपिक है, लास्ट तो नहीं कर सकते हैं बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। कुछ इंडेक्स बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ओके, वो देख लेते हैं। जैसे ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स का है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, मतलब कि ह्यूमन का डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम कितना है, उनकी हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है, लिटरेसी कैसी है, ओके, वे ऑफ लाइफ कैसी, ये सारी चीजें जो है गाइस कौन रिलीज करता है गाइस, कौन चेक करता है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये चीजें चेक करती है हर कंट्री का, और फिर ये रिलीज करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, यूएनडीपी के द्वारा। हंगर इंडेक्स देखता है गाइस कि कितने लोग भूखमरी से शिकार हैं कौन सी कंट्री में। ओके, तो ये वेल्थ, हंगर, लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है, ये दोनों चेक करते हैं कि वर्ल्ड में जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में भूखमरी के शिकार कितने लोग हैं, कौन लोग बिना खाए सो जाते हैं और ऑल। ओके, फिर ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। ओके, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन गाइस, ये 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ओके, ग्लोबल में कितना करप्शन हो रहा है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का है, ये दोनों रिपोर्ट जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ड से देखो ट्रांसपेरेंट, कोई चीज ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए उसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट एंड करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट इंडेक्स। ओके, ये जो है प्रस्तुत रिपोर्ट करती है, याद रख लेना ये सारी चीजें, कहीं ना कहीं आप नोट डाउन कर लो, रिवीजन के लिए काम आएगा लास्ट मिनट में। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से न्यूज में रहे हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ लिखा हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं डेट भी बता दूंगा किस दिन ये न्यूज में आया था, उस दिन का न्यूज़पेपर उठा के देख सकते हो। ओके, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट गाइज एक न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आइदर टेलीग्राम पे, मैं एक नया चैनल टेलीग्राम का भी स्टार्ट करने वाला हूँ फ्यू डेज में। ओके, तो मैं उस चैनल पे सारी चीजें पोस्ट करता रहूंगा कि कौन सी क्या है, कहाँ पे होगा, ठीक है, सारी एक एक इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह। ओके, और ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको रिवीजन करनी है तो डायरेक्टली पीडीएफ उठा करके रिवीजन कर सकते हो। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइज निहंग। निहंग कौन थे ये गाइज, ये फियरलेस सिख वॉरियर है। ओके, एक ऐसे नीले कलर के कपड़े पहनते हैं। ओके, और ये तलवार
कृपान वगैरह, ठीक है, ऐसे उन्होंने बांधते हैं हाथ में जो है, ऐसे कड़ा वगैरह पहनते हैं ये लोग। ओके, ये सिख वारियर किसी न किसी वजह से गाइज एक न्यूज में रहे हैं। ओके ओके, तो ये गाइज अगर निहंग की बात करें गाइज, ये निहंग कैसे इनको उन्होंने नीला कपड़ा पहनाया, कैसे कि मतलब क्या क्या, तो जो सिख के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह गाइज, उनके जो फतेह सिंह थे यंगर सन थे, उन्होंने क्या किया कि एक बार जो है दरबार में गुरु के, ठीक है, उन्होंने प्रेजेंट किया कि अपने ब्लू रंग का चोला पहन करके और ब्लू तुरबान पहन करके ऐसे आया, ठीक है। तो फिर गुरु गोविंद सिंह ने इन्होंने क्या बोल दिया गाइस कि फतेह सिंह को मतलब सिंबल बना दिया कि जो सिख वॉरियर है उनका सिंबल बना दिया कि इस तरह से जो भी होंगे उनको हम लोग निहंग बोलेंगे। ओके, तो तब से ये समझ लो कि निहंग वॉरियर है, सिख वॉरियर है। अगर कभी पूछ दिया कि हु इज द निहंग, और 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि कोई कम्युनिटी का नाम दे दिया जाए, ओके, कोई ट्राइब का नाम दे दिया जाए और फिर या सिख का नाम दे दिया जाए, तो याद रखना सिख वॉरियर। ओके, एक इम्पोर्टेंट न्यूज है गाइस सफर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ। ऑर्गेनाइजेशन की बोल सकते हैं आप, हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है, सफर का सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। मतलब कि ये क्या करती है गाइस, सफर एक किसी भी कंट्री, मतलब कि इंडिया की एयर की क्वालिटी को चेक करती है और वेदर को चेक करती है कि वेदर क्या बदलने वाला है, बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है, या फिर भूकंप नहीं, सुनामी आने वाली है। ओके, तो ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज करता है, एयर की क्वालिटी, मोस्टली एयर क्वालिटी। ये सफर जो है गाइस कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आती है। ओके, ये एक मोस्ट एडवांस सिस्टम है एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जो कि दिल्ली में इनका इनॉग्रेट किया गया था, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ओके, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया था सफर। ओके, और ये ऑपरेशन ये किसके द्वारा चलाया जाता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये चलाया जाता है गाइस। ये क्या क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है PM 2.5, ओके, PM 10, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गाइस, लेड भी करता है ये, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी करती है, और बेंजीन भी करती है। ओके, ये सारा चीजें मेजर करती है कि एयर में क्या है, क्वालिटी कितनी है, जिसकी वजह से ये फिर अपना इंडेक्स रिलीज करती है, बताती है कि इस पर्टिकुलर स्टेट की, इस पर्टिकुलर सिटी की क्या कंडीशन है, क्या यहाँ पे लोग घर के इंडोर रहे, आउटडोर जाना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ये बताता है। ओके, देख लेते हैं लास्ट, आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो कि कल होगा। ओके, तो स्वर्णिम विजय दिवस गाइस, ये स्वर्णिम विजय दिवस कब मनाया जाता है, अगर आप फोटो देख रहे हो तो समझ गए होगा कब मनाया जाता है गाइस। स्वर्णिम विजय दिवस जो है 1971 में, जब इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के जो चीफ थे, ओके, इनके द्वारा गाइस एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसपे इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया गया था, पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी को। ओके, गोल्डन जुबली ऑफ द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन 1970 इंडो पाक वार में, जो 1970 में इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, जिससे एक नया देश बना था जिसका नाम है बांग्लादेश। ओके, उसके उपलक्ष्य में लोग स्वर्णिम विजय दिवस का मनाते हैं। ओके, तो कभी पूछ दिया स्वर्णिम विजय दिवस क्यों इसके उपलक्ष्य मनाते हैं, तो ये जो है बता सकते हैं 1971 में, क्योंकि अभी अभी जो है लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी में, जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है एक दिवस, सॉरी 24 जनवरी को मनाया जाता है या 23 जनवरी को मनाया जाता है, एक चीज बता दे रहा हूँ आपसे, वो है सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। अब आप बता दो कि वो कौन सा डे है मनाते हैं जनवरी में सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। ओके, तो गाइज ये था आज का टोटल डिस्कशन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप हमारे वीडियो के लेक्चर में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और आज का इंपॉर्टेंट ये है गाइज कि अगर आपको इससे रिलेटेड ये PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। ओके, मैं इमीडिएटली कुछ टाइम में अभी स्टार्ट करने वाला हूँ अपना जो है टेलीग्राम का चैनल, तो उस पर मैं ये सारी PDF पोस्ट कर दूंगा। अगर अभी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना email ID प्रोवाइड कर दो, आई विल सेंड यू दिस वन। ओके, तब तक के लिए गाइज धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज।